गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मिश्रित प्रश्नों पर। ठीक है, अधिकतर प्रश्न करंट से रिलेटेड होंगे। 8 मई को एग्ज़ाम है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत कम समय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की। आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और प्लेलिस्ट भी इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 8 तक पहुँच सकते हैं। जितने टेस्ट होंगे, ठीक है, सबका रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। और ये जो यूपीपीएससी की सीरीज़ चल रही है अपनी, उससे भी बीपीएससी वाले प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है। पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो पहला स्टेटमेंट है, लोक लेखा समिति का गठन हर साल लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 308 के तहत किया जाता है। और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। और इस समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई गलत लग रहा है क्या इनमें? इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे करेक्ट हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं वाला मतलब ई सही हो जाएगा इसका। तो लोक लेखा समिति के संदर्भ में सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं इसमें लोकसभा के, 7 होते हैं इसमें राज्यसभा के। और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। देखिए, यह समिति जो है कार्यकारी निकाय नहीं है, अतः यह केवल ऐसे निर्णय ले सकती है जो सलाहकारी प्रकृति के हैं, बाध्यकारी नहीं। थोड़ा इतिहास में जाएं तो लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोंटफोर्ट सुधार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बताइए कि बिहार के कितने जिलों की सीमा पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। ठीक है, नीचे से ऊपर तक गया ना पश्चिम बंगाल, तो यहाँ बिहार के कितने जिले? 3 जिले लगे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। वो जिले हैं पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। और बिहार के कुल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रही सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? सामिया सुलू हसन इनमें से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तंजानिया की। तो सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इनका नाम याद रखिएगा। बात करें तंजानिया की, तो तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है और किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। तंजानिया देश की तटीय सीमा विक्टोरिया झील से लगी है, साथ साथ विक्टोरिया से युगांडा और केन्या की सीमा भी लगी है। सामिया सुलू हसन की बात करें तो वर्तमान में अफ्रीका में एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं वो। ठीक है, पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में तंजानिया की केवल। नंबर 4 पर आ जाइए। प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? मॉरिशस के। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की यात्रा की उन्होंने। नंबर 5 पर आ जाइए। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उसी राज्य से है जिस राज्य से संबंधित हैं सुंदर लाल बहुगुणा, गौरा देवी, यानी चिपको आंदोलन। तो उत्तराखंड का हो गया चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन दोनों। तो बीज बचाओ आंदोलन जो है उत्तराखंड के टिहरी के किसानों द्वारा शुरू किया गया था और यहाँ के किसानों ने रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसलों के उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि संभव बनाया। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी जाती है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है। किसको? नर्मदा बचाओ आंदोलन या भूदान आंदोलन? विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से। तो विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान या ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा गया है। ये प्रश्न तो फेवरेट एग्जाम का, बार बार पूछते हैं इसको। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? प्रश्न पूछने के तरीके बदल जाते हैं, एक्सप्लेनेशन वही रहती है। ठीक है, काली मिट्टी रख देगा, काली मिट्टी नहीं रखेगा तो रेगुर सॉइल रख देगा। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पूछ रहे तो कौन सी? जलोढ़ मिट्टी।
इंग्लिश में एलुवियल सॉइल बोलते हैं जलोढ़ को। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल या फिर रेगोर सॉइल सर्वोत्तम होती है। और भारत में दक्कन पठार में काली मिट्टी के कारण वहाँ पर कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पेंटर विशनदास का संबंध किस सम्राट के दरबार से है? किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित हैं चित्रकार विशनदास? ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को। बात करें विशनदास की तो जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे वो। एक बिहार में पुरातात्विक स्थल है चिरांद। चिरांद पुरातात्विक स्थल बिहार के किस जिले में आपको बताना है? नालंदा में नहीं है, राजधानी पटना में नहीं है, पूर्वी चंपारण में नहीं है, सारण में है। तो देखिए बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है जिसके निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 10वां प्रश्न है, अंगिका तथा बज्जिका बिहार में किस रूप में मानी जाती है? क्या है ये? खेल हैं, वस्त्र हैं, चित्रकला या भाषा? अंगिका से तो लग रहा है वस्त्र का कुछ होगा, लेकिन नहीं है वस्त्र। वस्त्र अंगिका बज्जिका भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भाषा या बोलियाँ। तो भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, भोजपुरी हो गई, मगही हो गई, अंगिका हो गई, बज्जिका हो गई, ये बिहार में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं और बोलियों में सम्मिलित है ये। ठीक है, बज्जिका, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो ये दिए ये दोनों, इनमें से एक रख देते तो आप पहचान लेते कि भाषा बोलियां हैं ये। एक शहर है मोकामा शहर, आपको बताना है कि किस नदी के किनारे अवस्थित है ये और बिहार में है ये मोकामा शहर, गंगा नदी के किनारे। तो मोकामा भारत के बिहार राज्य में पटना जिले के अंतर्गत शामिल एक नगर पालिका परिषद है। यह गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। वर्ल्ड हेरिटेज डे विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। तो हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 1983 से इस दिवस को विश्व विरासत या धरोहर दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता है? ठीक है, बाघों की संख्या को 2 गुना करने के लिए। किसने जीता है? मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व नहीं है, कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व नहीं है, उत्तराखंड का कार्बेट टाइगर रिजर्व नहीं है, यह है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। है कहाँ पर ये? तमिलनाडु में। तो जनवरी 2022 में तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता है और इस टाइगर रिजर्व को वर्ष 2010 के बाद से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। तो 3 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट सही है, एक से अधिक सही होंगे तो अपना आंसर क्या होगा? ई। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और बंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान ने परम प्रवेग नामक सुपर कंप्यूटर को कमीशन करने की घोषणा की है, जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। 2 स्टेटमेंट हो गए। अब तीसरा है, आयुष मंत्रालय के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी 2022 को पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयुष मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कुछ गलत भी लग रहा है क्या इसमें? देखिए सही पूछा है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पता है, सारे के सारे करेक्ट हैं, चारों के चारों। तो आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के तहत निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताइए। परम सिद्धि, परम प्रवेगा, परम शिवाय, परम संगणक? परम शिवाय है।
ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर सी। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के प्रथम चरण में परम शिवाय को IIT BHU में स्थापित किया गया। इसके अलावा बात करेंगे परम शक्ति की, तो परम शक्ति को IIT खड़गपुर ने, परम ब्रह्मा को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में, और परम संगणक को जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च में जो है वो स्थापित किया गया। याद रखिएगा। नंबर 17 पर जी, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? अगर प्रथम पुरस्कार ना पूछे तो दूसरा किसको मिला और तीसरा किसको मिला, तीनों बताइए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को, और दूसरा पुरस्कार मिला है राजस्थान को, और तीसरा पुरस्कार मिला है तमिलनाडु को। ठीक है, तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया, और इसी सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में देखें तो राजस्थान को दूसरा पुरस्कार मिला है, तमिलनाडु को तीसरा पुरस्कार मिला है। पहले, दूसरे, तीसरे तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। काली नदी सरयू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, ये दो स्टेटमेंट एक बात कर रहे हैं, ये अलग बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है। इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल प्रश्न। सॉल्व कर पाओगे इसको? कर दीजिए, आसान सा है, क्योंकि सही पूछा गलत पूछा होता तो ठीक है थोड़ा क्लिष्ट हो जाता। तो काली नदी सरयू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, करेक्ट है। काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है, ये भी सही है। यहीं अगर श्रीलंका लिख देता तो गलत हो जाता। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर कई बार हमने प्रश्न बनाया। नासा का ये सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश हैं? दो एक साथ हैं, जापान और सिंगापुर, याद रखिएगा। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाता है, उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर ई है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में स्थित है, बताइए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उत्तराखंड में। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहण संस्थानों में से एक के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, और इसे एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पर्वतारोहण संस्थान भी माना जाता है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तराखंड के टिहरी में हुई थी। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया? देखिए, मूल संविधान जब बना था तो मौलिक कर्तव्य वैसे तो थे ही नहीं। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। ठीक है, फिर बाद में 11वां जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए, आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान में भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को समावेशन किया गया, और इससे पूर्व मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, मौलिक फंडामेंटल राइट्स तो रख दिए गए, लेकिन मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं किए गए। अब देखिए, वर्तमान में अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया। अच्छा, लिए कहाँ से गए हैं ये? भारत में जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस, USSR के संविधान से। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के लिए इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बेसिक है वो इसी में से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कि किस संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन कौन सी समिति ने रिकमेंड किया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है,
तो प्रारंभ में कितने थे? 10 थे। फिर 11वां कौन से? 86वें संविधान संशोधन से। कब? 2002 में। ये सब याद रखिएगा और 11 के 11 को याद रखिएगा, ठीक है। 51A से लेकर K तक हैं कि किस में क्या है, वो भी पूछ लेता है। तो ये 20 प्रश्न थे। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। धन्यवाद।